गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। आज 9 मार्च है। 9 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वह सभी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, तो भारत में किस शहर में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होने वाली है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। बेंगलोर में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन शुरुआत होने वाली है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी आगामी ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन, जिसे येलो लाइन कहा जाता है, उसके लिए 6 ट्रेन कोचों का पहला सेट प्राप्त हुआ है। आरवी रोड और बोम्मा संद्रा को जोड़ने वाली 18.8 किलोमीटर लंबी यह लाइन भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन प्रणाली होगी। अच्छा, भारत के पहले से कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वो भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो जम्मू कश्मीर। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह GSAT-20। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? प्रसादम। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य तो आंध्र प्रदेश है, और पहला राज्य कौन है? बिहार। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में। देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया किसने? पंजाब ने। सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र बनाने वाला पहला राज्य पंजाब। भारत का पहला रिसर्च सेकंड सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित होगा? उज्जैन में। देश का पहला यूनिटी मॉल भी कहाँ बनेगा? उज्जैन में। आगे देखते हैं। उद्यमों के लिए भारत का पहला यूपीआई लेट क्यूआर स्टैक लॉन्च किया है किसने? रेजर पे ने। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये केरला ने किया है। अब भारत ने किस शहर में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होने वाली है? तो ये अभी मैंने कराया आपको, बेंगलोर में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 मार्च को। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसकी थीम क्या थी? महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी लाए। अच्छा, आपसे पूछे पहली बार महिला दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 28 फरवरी 1909 में। ये राष्ट्रीय महिला दिवस था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा 8 मार्च को मनाएंगे, तब से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट दिवस है, इसे भी देख लेते हैं। तो 1 मार्च को हम शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना। और विश्व समुद्री घास दिवस भी हम 1 मार्च को मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? स्वस्थ समुद्री घास और स्वस्थ ग्रह। 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस। इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट। ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में करा चुका हूँ, ये आपको मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। तो 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेयरिंग डे। 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे। 4 मार्च को हम विश्व मोटापा दिवस भी मनाते हैं। 5 मार्च को निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मार्च को हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है पनामा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां सदस्य बना है। नई दिल्ली में संयुक्त सचिव तो अभिषेक सिंह के साथ भारत में पनामा के राजदूत यासील बुरुलो की बैठक के दौरान पनामा ने आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा। इसके अलावा 5 मार्च को माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की कल्पना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। वर्तमान में 116 देश हैं जो आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करता है। अच्छा, ये आईएसए इंटरनेशनल
सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में। और भारत और फ्रांस ने इसे 30 नवंबर 2015 को चालू किया था मिलकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया ने सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास। और इंडोनेशिया के गवर्नर श्री पेरी वारजियो ने हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर 11 से 16 मार्च तक विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव साहित्योत्सव की मेजबानी करेगा? तो इसका ऑप्शन ए सही है। नई दिल्ली इस उत्सव की मेजबानी करेगा। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह महोत्सव आयोजित हुआ है। और इस महोत्सव में 100 से अधिक प्रसिद्ध लेखक और विद्वान शामिल होंगे। महोत्सव का मुख्य आकर्षण साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का प्रस्तुति समारोह होगा, जो 12 मार्च को नई दिल्ली के कमानी सभागार में आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार प्रस्तुति समारोह की मुख्य अतिथि प्रतिष्ठित उड़िया लेखिका प्रतिभा राय होंगी। संवत्सर व्याख्यान 13 मार्च को मेघदूत ओपन थिएटर में प्रसिद्ध उर्दू लेखक और गीतकार गुलजार द्वारा दिया जाएगा। अब गुलजार जी का नाम आया है, तो गुलजार जी को 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और एक व्यक्ति और है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, उनको भी दिया गया। किसके लिए? संस्कृत के लिए। और गुलजार जी को उर्दू के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा मुस्लिम राष्ट्रों के बीच एक समान मुद्रा अपनाने की वकालत की गई है? तो ये वकालत की गई है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम राष्ट्रों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। कहाँ पर की? तो D8 कॉन्फ्रेंस ढाका में, उसके दौरान ये बातें की गई। अब D8 कॉन्फ्रेंस क्या है? तो इसमें 8 मुस्लिम राष्ट्र हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की। उनके बीच ये आर्थिक सहयोग के लिए एक संगठन है। D8 का गठन विश्व के 8 सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम राष्ट्रों के साथ किया गया था, जिसका लक्ष्य इन राष्ट्र के लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक स्थिति को विकसित करने के लिए दोस्ती में सुधार के साथ साथ उनके बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना है। बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था? तो D8 सदस्यों राष्ट्रों के बीच तरजीही व्यापार समझौतों को लागू करना और इसकी प्रभावशीलता के क्षेत्रों का विस्तार करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनील गावस्कर के बाद एक टेस्ट सीरीज में 700 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने एक ही सीरीज में 700 से अधिक रन बनाए और दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। ये रन उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हुई सीरीज में बनाया। इस उपलब्धि में उन्होंने सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए किसी एक टीम के खिलाफ सबसे अधिक टेस्ट छक्के लगाने वाला भारतीय बल्लेबाज भी बना दिया है। 22 वर्ष 70 दिन की कम आयु में जायसवाल ने 1000 टेस्ट रन बनाने वाले सबसे कम आयु के भारतीय बल्लेबाजों की विशिष्ट सूची में भी शामिल हो गए हैं। इस सूची में महान सचिन तेंदुलकर और कपिल देव भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय गांवों को इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? ये साझेदारी की है इसरो के साथ। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के लगभग 80 आदिवासी गांवों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सहयोग करने पर प्रस्ताव दिया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल विभाजन को पाटना और इंटरनेट सक्सेस
मेडिकल कनेक्टिविटी और शैक्षिक संसाधनों जैसी आवश्यक सेवाओं को शामिल करते हुए कनेक्टिविटी के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समुदाय को सशक्त बनाना है। अब इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। इनको हाल ही में केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन और जेनरेटिव एआई टूल्स में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है कैनवा ने। इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? भारत में सीबीएसई स्कूलों में 8,40,000 से अधिक शिक्षकों और 25 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभान्वित करते हुए प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के बीच डिजिटल रचनात्मक कौशल को बढ़ाना है। अभी आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था पहली एआई टीचर का नाम क्या है? तो पहली एआई टीचर का नाम है आइरिस। इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो मेकर लैब्स एडुटेक ने बनाया है। ये कहाँ पर है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। कौन से स्कूल में? केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये आइरिस 3 भाषाएं बोल सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। तो भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना, वायुसेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेल की भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है विजयपुर में। एलएनजी इकाई, एलएनजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और गेल की फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 16 अगस्त 1984। इसके सीएमडी कौन है गेल के? तो संदीप कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? कि मनोनीत किया है सुधा मूर्ति को। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया है। 73 वर्षीय मूर्ति को 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन जो कि मैंने 2 पूछा था और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग के किस संस्करण की बैठक की सह अध्यक्षता की? तो ये 10वीं सह अध्यक्षता की बैठक थी। अगला क्वेश्चन। किस देश ने फ्रांस को हराकर यूईएफए महिला राष्ट्र लीग का उद्घाटन जीता? तो ये जीता स्पेन ने। आपके लिए यह क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जनजाति गांवों को इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस संगठन के साथ साझेदारी की? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद।